Hence, Bethe and John Van Wilk. Okay, so it was given by them, and what it says, so it says कि the metals form the central cation, that is metals में आपका जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, जो मेटल्स सेंट्रल आयन होते हैं, एंड एनायंस जो उसको सराउंड करके रखते हैं वो उसमें होता है नेगेटिव चार्ज. ओके, यस गौरव, वी आर स्टडीइंग 137 का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, सिंस यू हैव जॉइंड. यस अनीशा, नहीं आ रही है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है. नो मैम, वो जो पीडीएफ वगैरह जो भी होता है सब्जेक्ट के. तो अभी देख क्या रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा. हाँ दिख रहा है, आप जो लिख रही है वो दिख रहा है, लेकिन सब्जेक्ट की वो हाँ जो नहीं, सो आई नहीं आई एम सेइंग यू कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो मैं आपको समझा रही हूँ ना उसको नोट डाउन करो. ओके, तो मैं ये पेज खाली है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है ना, आप उसको सेंटेंस वाइज लिखते जाओ कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, जो साइंटिस्ट के नाम बताया मैंने वो. देन सेकंड इज व्हाट, सेंट्रल मेटल आयन में पॉजिटिव चार्ज होता है एंड द एनायंस व्हिच सराउंड्स इट हैव नेगेटिव चार्ज. ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है. देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम, between the metal and the ligand because of what, opposite charges, है ना, इसलिए इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनी हुई रहती है. एंड देन थर्ड इज ligands and metals are considered as negative point charge and the positive point charge, that is ligand को हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज कहते हैं, है ना, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है. मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसको हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहते हैं. ठीक है, एंड देन ये चार पोस्टुलेट्स नोट डाउन किए, रब कर दूं इसको या आप क्लिक कर लो फोटो या जो भी. ठीक है, एंड देन फिफ्थ पॉइंट और द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, व्हेन ligands approaches to the metal the degeneracy of the d orbitals break and d orbitals क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होते हैं. so what happens is this is d orbital. so अगर ये d orbital है, इस पे अभी ये डीजनरेट है. डीजनरेट है मतलब इन सारे सब ऑर्बिटल्स का क्या है, एनर्जी सेम है, बट जैसे ही लिगेंड आएगा तो ये क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं. स्प्लिट हो जाते हैं तो मान लो दो यहाँ आ गए, तीन यहाँ चले गए, या तीन यहाँ आ गए और दो यहाँ चले गए, है ना. तो इसके कारण क्या हुआ, एनर्जी का डिफरेंस, मतलब एनर्जी जो है इन सब ऑर्बिट्स की, इन सब सिंगल सिंगल ऑर्बिट्स की, वो चेंज हो गई. सो डीजेनरेसी जो पहले थी, मतलब हर ऑर्बिट की एनर्जी जो सेम थी, वो जैसे ही लिगेंड आया वो ब्रेक हो गई एंड जो आपका ऑर्बिटल था वो ब्रेक होके ऊपर तीन नीचे दो, नीचे तीन ऊपर दो, ऐसे करके स्प्लिट हो गए. ओके, नाउ अनदर पोस्टुलेट इज व्हाट, ये जो स्प्लिटिंग का पैटर्न होता है, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग is known as what, is known as nature of crystal field splitting या crystal field splitting इसको कहते हैं हम. एंड ये डिपेंड किस पे करता है, ये स्प्लिटिंग पैटर्न डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड पे. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी है, कैसी है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल्स, लिगेंड्स, इन सब पे. ओके, नाउ वी विल सी ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में कैसे होती है. आपको दो का पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ऑर्बिटल्स या डी एक्स वाई वाई जेड का शेप क्या होता है. ठीक है, सो इफ यू विल सी द ऑक्टा, ये हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं पहले. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल मतलब इनऑर्गेनिक में ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है 6 नॉट 8.
सो जैसे ये मेटल है, मेटल से 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो दीज आर लिगेंड्स which are attached to the metal. Okay, then what will happen? अभी मान लो dxy, ठीक है, dxy का शेप होता है ये, मान लो ये x है ये y है, तो दिस इज dxy ऑर्बिटल। यस, क्योंकि जो 5 ऑर्बिट्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसमें से एक dxy होता है, एक yz होता है, एक zx होता है, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और एक dz स्क्वायर होता है d ऑर्बिटल्स में। यस मैम। यस, सो ये dxy है, ऐसे ही dyz होगा, मान लो ये yz है, ऐसे ही क्या होगा, dzx होगा, है ना। बट जो दूसरे ऑर्बिटल्स होंगे कौन से, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसका शेप होता है आपका ये किसका शेप है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का। एंड ये वाला जो शेप है, ये डोनट जैसा, ये है किसका, dz स्क्वायर का। सो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब लिगेंड अप्रोच करता है ऑक्टाहेड्रल में, तो जो स्प्लिटिंग होती है वो इस तरीके की होती है कि जो 3 ऑर्बिट्स हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो 2 ऑर्बिट्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, yes GK, please mute yourself and please change your name. Okay, so what happens dear students, in octahedral splitting जो d orbitals थे आपके, yes GK, please mute yourself. So these 3 नीचे रह जाते हैं और ये दोनों ऑर्बिट्स ऊपर चले जाते हैं। अब ये तीनों ऑर्बिटल को हम T2G कहते हैं, मतलब dxy yz zx को, और जो ये 2 ऑर्बिटल्स रहते हैं इनको हम EZ कहते हैं या EG ऑर्बिटल्स कहते हैं, EG ऑर्बिटल्स नॉट EZ। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही लिगेंड्स इस पे अप्रोच करता है, ये स्प्लिट होके कैसा बनाता है, इट स्प्लिट्स एंड फॉर्म समवॉट दिस, आई एम ड्राइंग हियर। ये स्प्लिट हुआ और इसने 2 ऑर्बिटल्स बनाए, 3 नीचे 2 ऊपर। तो ये जो 3 थे इनको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, ये जो ऊपर चले जाते हैं इनको हम बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, EG में कौन से आते हैं, ये 2, मतलब dxy स्क्वायर dxz स्क्वायर। यस, ये दोनों आएंगे dz EG में, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल्स EG है ना, और ये दोनों क्या है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं dz स्क्वायर वाले हैं। यस और नो, यस मैम। यस, क्यों क्यों मैंने अभी नहीं बताया ना, dxy yz zx z स्क्वायर x स्क्वायर एंड z स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर वाला नहीं बताया ना अभी मैंने। तो ये तीनों T2G ऑर्बिटल्स हैं, तो T2G में dxy yz एंड zx, तो यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ। EG में कौन से, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। सो ये जब स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि EG ऑर्बिटल्स जो थे, मतलब जो कि अलोंग द प्लेन थे, है ना, उस पे लिगेंड्स जैसे ही अप्रोच किया तो देयर इज मोर रिपल्शन, रिपल्शन के कारण एनर्जी ज्यादा हुई, एनर्जी ज्यादा के कारण जो EG ऑर्बिटल्स थे, जिनका ऑर्बिटल जो था, जैसे आपने डायग्राम पढ़ा, वो अलोंग द प्लेन था, बिटवीन द प्लेन नहीं था, जैसे XY का था। ये किस में था, XY का जो ऑर्बिटल था वो बिटवीन द प्लेन था, बट ये अलोंग द है। अलोंग द के कारण होने के कारण लिगेंड्स जैसे ही अप्रोच करता है, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है रिपल्शन के कारण, एंड ये जो EG ऑर्बिटल्स है हायर इन एनर्जी पहुंच जाते हैं एज कंपेयर टू T2G ऑर्बिटल। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, ये एनर्जी डिफरेंस कितना है, देखो यहां से यहां तक, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर। क्या कहते हैं, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर।
और इसकी जो एनर्जी होती है वो हो जाती है ऊपर वाली की 3/5 डेल्टा ओ, एंड जो नीचे वाली की एनर्जी रह जाती है वो रह जाती है 2/5 डेल्टा ओ। इस टोटल को हम बोलते हैं डेल्टा ओ, दैट इज स्प्लिटिंग इन द ऑक्टा फील्ड। यस जीके। सो इसका जो कंटेंट है वो प्रिपेयर उतना नहीं हो पाया है, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग विथ दिस। अगर समझ नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करना था, ओके। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच इट देयर, ठीक है ना। ओके, यस जीके। ओके, एंड यू कैन रिवाइज इट इन द बुक, है ना, समझ आना चाहिए अपन को, बुक पे रिवाइज कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, ईजी ऊपर T2G नीचे। ये बात समझ आ रही है अनीशा सुश्री जी के? मैम और एक बार। ये सुश्री क्या हुआ? हाँ मैम, और एक बार बोल दीजिए। हाँ, देखो हमने क्या बोला, हमारे पास हम पढ़ रहे हैं स्प्लिटिंग इन व्हाट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो ऑक्टाहेड्रल इनऑर्गेनिक में मतलब 6 लिगेंड्स या 6 आपके जब लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं तो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। सो वी आर सीइंग कि अभी जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है तब तक आपका क्या है, तब तक डीजेनरेसी मेंटेन्ड है ऑर्बिटल्स की। डीजेनरेसी मेंटेन है मतलब इन सब ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है, बट जैसे ही इसके पास लिगेंड आता है, लिगेंड आने के कारण ये ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के कारण कुछ ऑर्बिट्स ऊपर चले जाते हैं, कुछ ऑर्बिट्स नीचे चले आते हैं। सो जो ऊपर जाते हैं वो ईजी कहलाते हैं, दैट इज ये दोनों ऑर्बिट्स, ये वाले जो 2 ऑर्बिट्स हैं ये these are EG orbits and these 3 are T2G orbits. So these 3 orbits remain at below lower energy and EG orbitals higher energy में। अब ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसका रीजन मैंने ये बताया कि जब मैंने आपको अभी डायग्राम्स बताए ना, वो डायग्राम्स आपको क्या बता रहे हैं, वो डायग्राम्स आपको बता रहे हैं कि जो शेप है ऑर्बिटल्स का वो कहाँ और कैसा है। सो जैसे XY YZ एंड ZX का शेप ऐसा था ऐसा। यस मैम। सो ये क्या है, ये बिटवीन द प्लेन्स है, बिटवीन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस है ना। बट जब आप dx² y² का और dz² का देखोगे तो इट इज अलोंग द एक्सिस, है ना। तो अलोंग द एक्सिस होने के कारण लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है। तो जैसे ही अप्रोच करता है तो इनके बीच में रिपल्शन होने लगता है, रिपल्शन होता है जिसके कारण dx² y² dz² वाला ऑर्बिट ऊपर चला जाता है। ऊपर चले जाने के कारण EG वाले ऊपर हैं और T2G वाले नीचे हैं। अभी समझ आई बात? यस मैम। यस सुश्री, समझ आई? यस मैम। मैम यस यस। ऊपर 3 और नीचे 2 नहीं हो सकती? ऊपर ऊपर 3 ऑर्बिटल्स और नीचे 2 ऑर्बिटल्स नहीं हो सकती? वो होता है टेट्राहेड्रल में। अच्छा ठीक है। हम्म, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए? ये हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने अच्छा। शुरुआत में ही कहा कि वी आर स्टडिंग द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, मतलब हम ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके मैम। यस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, नॉट ऑर्बिटल्स में। तो क्या होता है आपका, ये ऑक्टाहेड्रल में होती है। सो व्हाट इज डेल्टा ओ, तो यहाँ मैंने आपको बताया ना कि ये वाला क्या था, ये था 3/5 और ये था 2/5 डेल्टा ओ। सो दिस डेल्टा ओ, दिस ये पूरा टोटल डेल्टा ओ, so this delta O is what? CFSE. CFSE means crystal field stabilizing energy. Crystal field stabilizing energy. Okay. So what is happening is the difference in the energy between the two sets of d orbitals, that is 3/5 and 2/5, is called as the crystal field stabilizing energy or the crystal field splitting energy. The energy which is making the orbitals to split, which is making d orbital to split. Okay, now
एक कंसेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एंड वीक फील्ड लिगेंड का। तो जैसे हम बोलते हैं साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है इट विल मेक द इलेक्ट्रॉन्स पेयर। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पेयर पेयर करने लगेगा। बट जब वीक फील्ड लिगेंड होता है जैसे अमोनिया, तो ये क्या करेगा, पहले सिंगल सिंगल फिल करेगा, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास जो डेल्टा ओ की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, डेट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, एंड जो वीक फील्ड लिगेंड की होती है डेट इज डेल्टा ओ वैल्यू इनकी कम होती है। Now it is there is one series that is known as spectrochemical series. इस सीरीज में बच्चों आपका लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड के अकॉर्डिंग जो अरेंज होते हैं। सो जैसे यहाँ से आपने शुरुआत की आयोडीन, ब्रोमीन, तो देयर इज अ लॉन्ग सीरीज, एट द एंड यू विल गेट व्हाट, cyanide and CO. So these are strong field ligands and these are weak field ligands. So weak field ligand की प्रेजेंस में हमेशा अनपेयरिंग ज्यादा होती है, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है तो पेयरिंग ज्यादा होती है। ओके, सो फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड डेल्टा ओ की जो वैल्यू है आपकी ज्यादा है ना, और जो डेल्टा वीक फील्ड के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू कम है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि आपकी पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने के कारण आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात कर रही हूँ। फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा ओ इज मोर देन व्हाट, डेल्टा पी, पी इज पेयरिंग एनर्जी, सो दिस इज पेयरिंग एनर्जी। ओके, सो पेयरिंग एनर्जी से जब ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू होती है तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और इसके बाद अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो क्या होगा, एक बार हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करके भी देख लेते हैं कि कैसे होता है अगर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड है। यहाँ तक का समझ आया निशा, सुश्री? यस मैम। यस, समझ आ रहा है कि बस ऐसे ही यस? यस अनीशा? हाँ मैम, आ रही है समझ में। हाँ, सो इफ यू विल टॉक अबाउट वीक फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड यू वांट टू फिल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास डी ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक जगह वीक फील्ड लिगेंड लिया है और एक जगह आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है। सो आई सेड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स पेयर होके भरते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड में मैंने बोला सिंगल सिंगल भरते हैं, ठीक है। सो यू नो कि जब ये स्प्लिट होता है तो 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जाते हैं, 3 नीचे रहते हैं, तो these are T2G, these are EG ऑर्बिटल्स। तो अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और आपको बोला कि वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा, तो आप कैसे भरोगे, आप भरोगे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यस मैम। सो क्या हुआ वीक फील्ड लिगेंड के लिए, T2G3 EG1। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भर जाएंगे, पेयरिंग। पेयरिंग, पेयरिंग होगी तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनीशा? मैम T2G2, T2G 1 2 3 4 हाँ T2G4। 4, है ना। सो दिस मीन्स कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिल करना है, समझ आई बात? यस मैम। यस। नाउ इफ देयर इज व्हाट, देयर इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो इस पे स्प्लिटिंग कैसे होती है, अभी हमने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देखी तो 3 ऑर्बिटल्स नीचे थे, 2 ऊपर चले गए। बट इफ देयर इज व्हाट, इफ देयर इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सो व्हाट विल, यस, इससे क्वेश्चन कैसे आगे? आपको एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
ओके, या व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? मैम ये जो यस अनिशा। मैम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वो जो ऑक्टाहेड्रल के वो जो आपने एग्जांपल दी थी, हाँ, उसका रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगी? उसका क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर D5। D5 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फॉर वीक फील्ड एंड फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड फॉर octahedral complexes. ठीक है, so if this question will be there, then you have to explain it or write the configuration as I explained you. आया समझ? ओके मैम। यस, नाउ D5 आ सकता है, D10 आ सकता है, D6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल में T2, ये जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस में होते हैं? 3 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। ओके, सो इफ देयर इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग तो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। टेट्राहेड्रल में आपके ईजी ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं और T2G ऑर्बिटल्स होते हैं आपके वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है ना? सो सेम पूरी चीज बाकी सेम रहेगी, बस यहाँ पे जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो ऊपर आ गए और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे आ गए। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा, रहेगा सेम, बस आपको Eg एंड T2G में कंसीडर करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो आपको 137 का पेपर है जिसमें उसमें आपको आने वाला है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, सो इसलिए मैंने आज ये खत्म करा दी क्योंकि उस दिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के बाद यही बचा हुआ था। अब इसके बाद एक और चीज बची है जो है केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरीज। सो केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरीज भी एक क्लास में खत्म हो जाएगी, उसमें आपको पढ़ना है 2-3 थ्योरीज हैं उसमें बस। एक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और एक है एक और है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बाद 2 थ्योरीज और हैं, वो मैं पढ़ाऊंगी तो आपको केमिकल काइनेटिक्स 2 भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस दैट वाज थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको पढ़नी है, एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ना है और बस केमिकल काइनेटिक्स 2 कॉलिजन थ्योरी पढ़नी है आपको। ओके अनीशा सुश्री, यहाँ समझ आई बात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? यस मैम। अगर इसके यस नोट